नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज हम देखेंगे कि कोरोना के महामारी का आंकड़ा कहां तक बढ़ा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 134 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। अब ये 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। आपको ये पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। और वैसे देखा जाए तो दरअसल देश में पहला कोरोना मरीज मिलने के 109 दिनों के बाद मामलों की संख्या 1 लाख के ऊपर जा चुकी है। करीब 12 दिनों में मामले दोगुने हुए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। उधर भारत में लॉकडाउन के साथ साथ डेली रोज अगर हम देखें तो केसों की संख्या बढ़ रही है। 14 मई से 17 मई के बीच औसत मामलों की बात करें तो भारत की तस्वीर चिंताजनक है। किस तरह से तस्वीर हर बार बदल रही है, ये सब कुछ आज देश की बात में होगा। कुल मिलाकर अब देखें तो भारत अब उन 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। हालांकि इन दिनों अगर हम बात करें, इन तमाम बड़े देशों में बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है। भारत भी ऐसे ही देश में शामिल हो चुका है जहां पर टेस्टिंग काफ़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच यदि हम आंकड़ों की बात करें तो वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो भारत के लिए भी चिंताजनक है और कहीं ना कहीं इस बात को भी दिखा रहे हैं कि टेस्टिंग की ज़रूरत और भी ज़्यादा है, क्योंकि ये आंकड़े इस बात को साबित कर रहे हैं कि ये जो संक्रमित मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये कई लोगों के साथ ये मिले होंगे तो आप उनका भी संक्रमण समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। यानी कि ये आंकड़े अभी आपको बहुत कम दिख रहे हैं, आने वाले महीनों में ये आंकड़े और ज़्यादा दिखेंगे। इन तमाम आंकड़ों पर नजर डालेंगे। इसके अलावा इसके खतरों की बात करेंगे, इसके असर की बात करेंगे और असर की जब बात होगी तो लॉकडाउन 4 की भी बात करेंगे। लॉकडाउन 4 के दौरान बाजार खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं, ऑफिसों में कामकाज शुरू हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि देश में टेस्टिंग की दर बढ़ाई जाए। इससे भी जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने होगा। लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था अभी तक ठप पड़ी थी। बीते 29 मार्च को पीएम मोदी ने एक निर्देश जारी किया जिसमें सभी कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं को कहा गया था कि वो लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना ये निर्देश वापस ले लिया है। इस पर भी बात करेंगे, अब क्यों ये निर्देश वापस लिया जा रहा है और जिसको कहा जाए कि सरकार जब से ये महामारी का दौर शुरू हुआ है, दरअसल एक कदम आगे 2 कदम पीछे तमाम मामलों पर चलती जा रही है। क्या समझा जाए कि सरकार के पास कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। इस बीच ये जो निर्देश वापसी की गई है, इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से मना कर दिया था कि उन तमाम कंपनियों के खिलाफ जो कि लॉकडाउन के दौरान या इस महामारी के समय में घाटा लगने से अपने कर्मचारियों को यदि वेतन नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसी के तहत अब गृह मंत्रालय को और सरकार को इस तरह का निर्देश देना पड़ा है। क्या यही वजह थी या इसके पीछे कुछ और भी अंदेशे हैं, ये आज हम समझने की कोशिश देश की बात में करेंगे। उधर कोरोना संकट के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यूपी सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। इसमें नई भर्तियों पर रोक के अलावा महत्वहीन पदों को खत्म करना, सरकारी खर्चों में कटौती और विकास कार्यों में फंड को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश शामिल हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि अब इससे बहुत सारी नौकरियां हैं जो चली भी जाएंगी और बहुत लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो एक चिंता की बात है उत्तर प्रदेश के मध्य वर्ग में। साथ ही आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच जो खींचतान है वो कैसे बढ़ गई है। किस तरह से कहा जा रहा है कि मजदूरों पर जो सियासत चल रही है वो कैसे गर्म होती जा रही है। सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों को उनके गृह राज्य तक न पहुंचा पाने के लिए कांग्रेस योगी सरकार पर सीधा निशाना साधती आई है। उधर योगी सरकार का दावा है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए वो लगातार काम कर रही है। इन सब के बीच एक और तस्वीर है जो उभर कर सामने आई है। ट्रकों में भरकर श्रमिक घरों को लौट रहे हैं, जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। इन्हें न तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है और न ही किसी भी और संस्था से। दरअसल इस वक्त हाईवे, यदि बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी,
अगर यूं कहा जाए कि जो तमाम सड़कें हैं वो मज़दूरों के पाँवों के खून से, मज़दूरों के छालों से रंगी हुई हैं। तो ये भी एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने होगी। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सुपर साइक्लोन अम्फान कैसे लगातार खतरनाक होता जा रहा है। माना जा रहा है कि अम्फान तूफान साल 2014 में आए हुदहुद तूफान से भी काफ़ी भयावह और विध्वंसक हो सकता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए विशेष खतरा है। किस तरह की तैयारी है इस वक्त वहाँ पर, ये भी हम देखेंगे। और अब जबकि ये टकराने वाला है बांग्लादेश और बंगाल के सीमा से, ऐसे संभावना जताई जा रही है, ऐसे में किस तरह से वहाँ पर हाई अलर्ट की चीज़ें जारी की गई, हाई अलर्ट का निर्देश जारी किया गया है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। तालिबान ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में शामिल होने के सोशल मीडिया में चल रहे दावों का खंडन किया है। इसके अलावा क्या इसको अब ये समझा जाए कि तालिबान जैसे संस्थाओं ने, तालिबान जैसे संगठन ने जिस तरह से कश्मीर का मसला उठाया, क्या तालिबान अपने रूप को अब बदलना चाहता है और क्या वाकई तालिबान की मुहर की ज़रूरत है हमें कि वो ये कहे कि भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है। इस सियासत को समझने की कोशिश होगी। इसके अलावा भी देश की बात में बहुत कुछ होगा। आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व होगा और एक ऐसे सितारे की याद भी होगी जो हमारे और आपके लिए बहुत प्यारा है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को। देश भर में पिछले 24 घंटे की यदि बात करें तो कोरोना वायरस के 4,970 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 134 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,139 हो गई है अब तक। इनमें से 58,802 सक्रिय केस हैं। अब तक 39,174 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि कोरोना से देश में 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य है और यहाँ हालात गंभीर होते जा रहे हैं। लिहाजा सीएम उद्धव ठाकरे की अपील पर राज्य में अर्धसैनिक बलों की 5 टुकड़ियों को अब तैनात किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसकी तैनाती मुंबई में 1, 3, 5, 6 और 9 जोन में होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से पुलिस की मदद के लिए अर्धसैनिक बलों को भेजने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 से ज्यादा हो गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी संक्रमण के चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के 55 जवान बीते 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। इस तरह राज्य में अब तक पुलिस के 1,328 जवान संक्रमित हो चुके हैं। लिहाजा अर्धसैनिक बलों की तैनाती को इजाजत दे दी गई है। इसी बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के संकट को कम करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। राज्यों और रेलवे के समन्वय से और अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही गई है। दुनिया में फिलहाल 11 ऐसे देश हैं जहां कोरोना वायरस के मामले 1 लाख से ज्यादा हैं। भारत भी अब उन्हीं देशों में शामिल हो चुका है। लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में कोरोना वायरस के केस की रफ्तार दूसरे देशों से काफी कम रही है। लॉकडाउन के कारण देश में कुल केस का आंकड़ा 1 लाख पहुंचने तक 110 से अधिक दिन लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पहला कोरोना मरीज मिलने के 109 दिन के बाद मामलों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। करीब 12 दिनों में मामले दोगुने हो गए हैं। कितनी चिंता की बात है ये आप समझ सकते हैं। भारत में लॉकडाउन के साथ साथ डेली केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये इस बात का संकेत है कि भारत में अभी कोरोना पीक पर, शीर्ष पर नहीं पहुंचा है और अभी जो आने वाले दिन हैं वो और गंभीर हो सकते हैं। 14 मई से 17 मई के बीच औसत मामलों की बात करें तो भारत की तस्वीर अब तक चिंताजनक दिखने लगी है। इस दौरान रोज करीब 4,418 मामले सामने आए। अगर स्थिति पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो मामला हाथ से निकल भी सकता है, ऐसा लग रहा है। हालांकि कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो हमें अच्छे दिनों का
दिलासा दे रहे हैं। मसलन देश में रिकवरी रेट हर दिन के साथ बढ़ रहा है और डेथ रेट जो है वो वैश्विक औसत से अभी तक काफी कम है, जो काफी उम्मीद जगा रही है। भारत में कोरोना वायरस के शुरुआती 25,000 मामले सामने आने में 86 दिन लगे, जबकि अगले 11 दिन में केस डबल होकर 50,000 पहुंच गए। अगले एक हफ्ते में ही संक्रमितों की संख्या 75,000 के पार हो गई। 1 लाख तक पहुंचने में भारत को सिर्फ 5 दिन लगे। 100 से 1 लाख तक केस पहुंचने में 62 दिन का वक्त लगा। कोरोना मामलों के ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत दुनिया में चौथा सबसे धीमा देश है। 1 लाख केस पर भारत का ग्रोथ रेट 5.1 है, जो कि दुनिया में नीचे से चौथे पायदान पर है। भारत की कम वृद्धि दर सिर्फ तुर्की, फ्रांस और ईरान में है। भारत में हर 1 लाख आबादी पर कोरोना के 7.1 मरीज है, जबकि दुनिया में ये आंकड़ा 60 मरीजों का है। स्पेन में प्रति 1 लाख आबादी पर 494 केस सामने आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। अमेरिका में यह आंकड़ा 431 केस, इटली में 372 केस और ब्रिटेन में प्रति लाख आबादी पर 361 केस है। कोरोना संक्रमण की सबसे डरावनी तस्वीर महाराष्ट्र और गुजरात में सामने आ रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में मामले सामने आने की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। गुजरात में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर नेशनल एवरेज के 4 गुने से भी अधिक है। गुजरात में मृत्यु दर 10.33% है। महाराष्ट्र में यह दर प्रति 10 लाख पर 9.81% है। कई लिहाज से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले डराने वाले हैं। हालांकि निराशा के इस समंदर में उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। भारत का रिकवरी रेट फिलहाल 39% के करीब है। भारत में डेथ रेट भी बाकी दुनिया से बेहतर है। यहाँ मृत्यु दर 3.1% है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत अब उन 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। हालांकि इन देशों ने बड़े स्तर पर टेस्टिंग की है, जबकि भारत में इन देशों के मुकाबले टेस्टिंग दर अभी तक सबसे कम है। अब जब लॉकडाउन 4 के दौरान बाजार भी खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं, कार्यालयों में कामकाज शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जरूरी ये है कि देश में टेस्टिंग की दर तेजी से बढ़ा दी जाए। कोरोना वायरस के मरीजों का पता लगाने और बीमारी पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इसकी टेस्टिंग ही है, लेकिन अभी तक भारत इसमें पिछड़ा हुआ है। भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जहां कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। भारत दुनिया का 11वां देश बन गया है जहां कोरोना वायरस के मामले 1 लाख से अधिक है। इस सूची में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर स्पेन, चौथे पर ब्रिटेन है, ब्राजील 5वें नंबर पर है, इटली 6ठे, फ्रांस 7वें, जर्मनी 8वें, 9वें नंबर पर तुर्की और 10वें नंबर पर ईरान है। अगर टेस्टिंग की बात करें तो इन सभी 10 देशों के मुकाबले भारत में टेस्टिंग रेट बहुत कम है। भारत की 10 लाख की आबादी पर 1,771 टेस्ट हुए हैं, जबकि इसी 10 लाख की आबादी पर ईरान ने 8,191, तुर्की ने 19,293 और ब्राजील ने 3,462 लोगों के टेस्ट किए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के आंकड़े तो और भी बेहतर है। भारत में मृत्यु दर 3.08% है, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। हालांकि तुर्की की मृत्यु दर भारत से भी कम है। तुर्की में मृत्यु दर 2.77% है। लॉकडाउन 4 के दौरान जब बाजार खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं, ऑफिसों में कामकाज शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि देश में टेस्टिंग की दर बढ़ाई जाए। तभी हमें कोरोना के मरीजों की असली संख्या का पता चल पाएगा और बीमारी पर रोकथाम लगाना आसान होगा। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र ने 10 लाख की आबादी पर 2,393 टेस्ट, दिल्ली ने 7,147 टेस्ट, तमिलनाडु ने 4,590, गुजरात ने 2,291 और राजस्थान ने 3,366 टेस्ट किए हैं, जो राष्ट्रीय दर 1,671 व्यक्ति प्रति 10 लाख से कहीं ज्यादा है। शायद यही कारण है कि ज्यादा टेस्ट होने के चलते इन 5 राज्यों से कोरोना के सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं और देश के 80% मरीज इन्हीं 5 राज्यों से हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के मरीजों का पता लगाने का एकमात्र तरीका है इसकी टेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में कंपनियां लगभग बंद हो गईं, तो वहीं कर्मचारियों की नौकरी पर बंद आई, जिसके बाद बीते 29 मार्च को पीएम मोदी ने इस संकट को कम करने के लिए कर्मचारियों को पूरी सैलरी, पूरा वेतन देने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना ये निर्देश वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलने का अनुमान है, लेकिन कामगारों को इससे बड़ा झटका लगा है।
लॉकडाउन लागू किए जाने के कुछ दिन बाद ही 29 मार्च को गृह सचिव अजय भल्ला ने दिशा निर्देश जारी कर सभी कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि लॉकडाउन के दौरान प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के वेतन दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान देश को संबोधित करते हुए अपने बयान के जरिए इस पर मुहर भी लगाई थी। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाएं, आपके घर ना आ पाएं, ऐसे में उनका वेतन न काटें। पीएम मोदी का यह बयान उस वक्त का है जब देश में कोरोना की मार पड़नी शुरू हुई थी। हालांकि कोरोना लॉकडाउन के नकारात्मक असर को देखने के बाद कर्मचारियों के लिए इस खुशखबरी वाले निर्देश को अब सरकार ने वापस ले लिया है, जिसका मतलब हुआ कि अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होंगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे। इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को काफी राहत मिली है, लेकिन कामगारों के लिए ये बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न दे पाने वाली कंपनियों पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करे। कर्नाटक की कंपनी फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। निजी कंपनियों का कहना है कि ये आदेश मनमानी वाला है और इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन होता है, जिसमें उन्हें कारोबार या व्यापार करने की गारंटी दी गई है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। देशबंदी के चौथे चरण में सरकार ने अपने पहले के फैसले में पलटी मारी है। गृह मंत्रालय ने तब ये भी निर्देश दिया था कि उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लॉकडाउन के दौरान किराया न दे पाने वाले छात्रों और प्रवासी कामगारों को मकान खाली करने के लिए दबाव बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे सरकार ने स्वतः ही ये फैसला नहीं लिया है, इसमें अदालत की भी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट में आए एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान या इस महामारी के दौरान वेतन नहीं दे पाए या निकालें। सुप्रीम कोर्ट के इस इनकार के बाद सरकार मजबूर हो गई है इस तरह के फैसले लेने के लिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिन आर्थिक व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर होने वाले हैं। ऐसे में कंपनियां जिस तरह से घाटे में जाएंगी उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि वो अपनी रणनीति अलग तरीके की बना सकती हैं या छंटनी की प्रक्रिया भी कर सकती हैं। वैसे भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि छोटे बड़े हर व्यापार को शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और जब व्यापार चलता है तो इससे जुड़े लोग पैसा कमाते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या आपूर्तिकर्ता। व्यापार के चलने से सरकार भी पैसा कमाती है, मगर पिछले कुछ हफ्तों में ये पूरी ही प्रक्रिया टूट गई है। लॉकडाउन की वजह से बड़े और छोटे व्यापार दोनों बंद पड़े हैं। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी भी था, लेकिन अब ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि इलाज बीमारी से भी बदतर लग रहा है। कोरोना की मार सिर्फ आम जनजीवन तक सीमित नहीं है और नहीं इसका प्रभाव जल्द खत्म होने वाला है। कोरोना खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी काफी लंबे वक्त तक इसका असर अभी देखने को मिलेगा, ऐसा अंदेशा है। फिर चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था में, कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। इसका असर भारत पर भी खूब पड़ा है। देश में न सिर्फ अर्थव्यवस्था का संकट खड़ा होने वाला है, बल्कि बेरोजगारी और गरीबी के दर भी आसमानी उछाल उसमें आने के संकेत मिलने लगे हैं, जिससे भविष्य अब डराने लगा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा बताता है कि 10 मई को बेरोजगारी की दर करीब 24% तक पहुंच गई है। 15 मार्च को यह दर 6.74% पर थी। कहने का मतलब यह है कि भारत में औसतन हर चौथा कामगार बेरोजगार है। इस बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वालों को झेलनी पड़ रही है। क्रिसिल के एक हालिया आकलन में बताया गया है कि भारत के पास 96.5 करोड़ का कार्यबल है। इसमें से लगभग 41.5 करोड़ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन के कारण पिछले कुछ हफ्ते अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के लिए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत कठिन रहे हैं। बड़े शहरों में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने मूल स्थानों पर जाने वाले प्रवासियों की कई डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानियां भी सामने आई है।
लॉकडाउन से घरेलू आय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस के हालिया अध्ययन में पाया गया कि लगभग 84% भारतीय परिवारों में लॉकडाउन के बाद आय में कमी आई है। इसके अलावा परिवारों में वर्तमान आर्थिक माहौल का सामना करने की क्षमता भी सीमित है। सिर्फ 66% परिवारों के पास एक हफ्ते से अधिक समय तक चलने के संसाधन है। ग्रामीण परिवारों की आय पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 75% शहरी परिवारों की तुलना में कुछ 88% ग्रामीण परिवारों की आय में गिरावट दर्ज की गई। इन सब कारकों को ध्यान में रखने के बाद ये कहा जा सकता है कि जीवन जरूरी है, लेकिन जीविका भी उतनी ही आवश्यक है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर अर्थव्यवस्था जुलाई तक बंद रही तो बहुत सारे छोटे व्यापारों का भट्टा बैठ जाएगा। अगर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME की बात करें तो लॉकडाउन का इस क्षेत्र पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। केयर रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में करीब 30% हिस्सा है। अगर माल निर्यात की बात करें तो उस क्षेत्र का हिस्सा 48% है। MSME में 11.1 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं, यानी कोरोना काल में काफी लोगों की यहाँ जीविका दांव पर लगी हुई है और अगर कोरोना से जल्द निजात नहीं मिली तो लोगों को इस बीमारी के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना महामारी के बीच दुनिया के कई देशों ने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया। लॉकडाउन का मतलब करोड़ों लोगों को घरों में बंद करना, व्यापार बंद करना और आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाना था। इसका असर काफी व्यापक रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक इस साल यानी 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था नकारात्मक यानी कि -3% तक जा सकती है, जो कि साल 1930 में आए द ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। अब कुछ देश अपने यहाँ से लॉकडाउन हटा रहे हैं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और इससे उबरने में काफी वक्त लगने वाला है। कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है और इस बीमारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी जैसे दौर का माहौल बना दिया है। अर्थव्यवस्था गिर रही है और ग्रोथ रुक गई है। कोरोना वायरस ने अमेरिका में करोड़ों लोगों को बेरोजगारों की सूची में डाल दिया है, तो दुनिया के बाकी देशों में भी स्थिति भयावह होती नजर आ रही है। अप्रैल महीने में ही अमेरिका में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा थी, जिसकी संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। आंकड़ों के मुताबिक 21 मार्च तक अमेरिका में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए, जो काम करने वाली जनसंख्या का 1/3 है। कोरोना वायरस की मार के कारण कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ठप हो गया है, जिसकी वजह से बाहरी मांग में गिरावट आई है और घरेलू मांग में भी कमी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नेगेटिव में होगी। अनुमान के मुताबिक अर्थव्यवस्था -3% पर ग्रोथ करेगी और ये 2009 में आए वैश्विक वित्तीय संकट से भी ज्यादा खतरनाक होगी। अमेरिका, जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे देश जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना करेंगे। साल 2020 की पहली तिमाही में चीन की सकल घरेलू उत्पाद में 36.6% की गिरावट देखी गई, जबकि दक्षिण कोरिया का आउटपुट 5.5% गिरा है। यूरोप की ओर देखें तो फ्रांस की सकल घरेलू उत्पाद 21.3%, स्पेन की GDP 19.2% और इटली की 17.5% तक गिरी है। कई देशों ने कोरोना से लड़ने के लिए देश में अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान किया। भारत ने अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 10%, तो जापान ने 21.1% के बराबर आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका ने GDP का 13%, स्वीडन ने 12% और जर्मनी ने 10.7% के बराबर आर्थिक पैकेज संकट से उबरने के लिए मुहैया कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, साल 1929 से 1939 के बीच देखी गई थी। ये घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। आधुनिक विश्व के इतिहास में ये सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्व की मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया था कि उससे उबरने में कई साल लगे। उसके बड़े व्यापक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव हुए। इससे फासीवाद बढ़ा और द्वितीय विश्व युद्ध की नौबत आ गई। हालांकि यही युद्ध दुनिया को महामंदी से निकालने का माध्यम भी बना। इसी दौर ने साहित्यकारों और फिल्मकारों को भी आकर्षित किया और इस विषय पर कई किताबें लिखी गईं, अनेक फिल्में भी बनी और खूब लोकप्रिय भी हुई।
लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण पड़ी आर्थिक मंदी की मार इतनी व्यापक है कि इसने पूरी दुनिया को अभी तक अपने चपेट में ले रखा है। न तो कोई देश इसे छूटा है और न ही कोई व्यक्ति। कोरोना संकट के कारण सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अब कई सरकारों ने कई बड़े बड़े फैसले करने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कुछ अहम फैसले लिए हैं। इसमें नई भर्तियों पर रोक के अलावा महत्वहीन पदों को खत्म करना, सरकारी खर्चों में कटौती और विकास कार्यों में फंड को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश शामिल हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग संजीव मित्तल की तरफ से प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने से सरकार के राजस्व में अप्रत्याशित कमी आई है। कोरोना महामारी की रोकथाम और जनहित के अन्य कार्यों के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। लिहाजा इस स्थिति में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कोरोना के कारण डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए योगी सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। गैर जरूरी सरकारी योजनाओं को रोकने और केंद्र से जुड़ी योजनाओं में किश्तों में धनराशि जारी करने को कहा गया है। राज्य में केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चल रही हैं। इनमें केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी पैसा लगाती है। वर्तमान परिस्थिति में केंद्र से मिली धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंश की धनराशि जरूरत के हिसाब से चरणों में उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी तरफ राज्य पोषित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और विभागों को सिर्फ ऐसी ही योजना चलाने को कहा गया है जो जरूरी है। जो बहुत आवश्यक नहीं है उन्हें इस वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों में प्रदेश में राज्य सरकार के जो निर्माण शुरू हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं में बजट की धनराशि का उपयोग करने को कहा गया है। यूपी सरकार के आदेश में कहा गया है कि विभागीय कार्यप्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण कई पद महत्वहीन हो गए हैं। इन्हें चिन्हित कर खत्म करने की कार्रवाई होगी। इन पदों पर अगर कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे विभाग में अन्य खाली पदों में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा इस वित्तीय साल में कोई भी विभाग नए पद सृजित नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर नए पद की बजाय सरप्लस स्टाफ से या आउटसोर्सिंग से काम चलाया जाएगा। योगी सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और कई फैसले लिए हैं। इस वित्तीय वर्ष में कार्यालय खर्च, यात्रा व्यय, ट्रांसफर यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा समेत कई चीजों में खर्च 25% की कमी की जाएगी। इस साल कोई भी विभाग नए वाहन नहीं खरीदेगा। पुराने खराब पड़े वाहनों को देखते हुए न्यूनतम जरूरत का आकलन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आउटसोर्सिंग से वाहन अनुबंध किया जाएगा। सरकारी गाड़ियों के रखरखाव, पेट्रोल डीजल के खर्च पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। शासकीय कार्यों के लिए होने वाली यात्राओं को भी न्यूनतम रखा जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें होंगी। रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और योगी सरकार के बीच खींचतान बढ़ती ही जा रही है। प्रियंका ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें भेजने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी। उनका आरोप है कि यूपी सरकार उन्हें बसें चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। वहीं योगी सरकार का कहना है कि कांग्रेस से बसों का डिटेल मांगा गया है और कहा गया है कि नोएडा और गाजियाबाद में 500 बसें उपलब्ध कराई जाएं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार का दावा है कि प्रियंका के ऑफिस की तरफ से दी गई लिस्ट में कुछ नंबर मोटरसाइकिल, कार और तिपहिया वाहनों के हैं। उधर यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया, आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं। आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं और नोएडा, गाजियाबाद में बस देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप गाजियाबाद के कौशंबी और साहिबाबाद बस अड्डे पर 500 बसें और नोएडा के एक्सपो मार्ट के पास ग्राउंड से 500 बसें उपलब्ध करा दें। योगी जी को विचार करना पड़ा और देर आए दुरुस्त आए वाली पॉलिसी अख्तियार करते हुए उन्होंने 1000 बसें कांग्रेस की लेने को स्वीकार किया। जब मोदी जी और योगी जी सबके सहयोग लेने की बात कर रहे हैं तब इन्हें कांग्रेस की बसें लेने में क्या आपत्ति थी। कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही, सिर्फ सेवा भाव से, सेवा ही परमो धर्म है। इससे पहले सोमवार को यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश मंजूर करते हुए एक चिट्ठी जारी कर
बसों, उनके ड्राइवरों और परिचालकों की जानकारी मांगी थी। कांग्रेस ने 1000 बसों की लिस्ट सरकार के पास भेज दी थी। इसके बाद सरकार की ओर से सभी बसों को लखनऊ में उपलब्ध कराने की चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी के जवाब में प्रियंका के निजी सचिव ने जवाबी खत भेजकर कहा कि देर रात यूपी सरकार की चिट्ठी मिली। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूर फंसे हैं। ऐसे में खाली बसों को लखनऊ भेजना संसाधनों की बर्बादी होगी। इसके तुरंत बाद यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में बसें उपलब्ध कराने की बात कही। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं, एक श्रमिकों की हालत को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश भी आपने जब भेजा तो आपने ट्विटर के माध्यम से शुरू करी। आपकी बस राजस्थान पंजाब, जो श्रमिक आ रहे हैं वो राजस्थान पंजाब से आ रहे हैं। आपके बसों में जो लोड भी किए जाते हैं उसके अंदर भी वीडियो फुटेजेस चल रहे हैं। तो राजनीति कौन कर रहा है श्रमिकों के ऊपर, ये कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश के लाखों प्रवासी श्रमिक और कामगार दूसरे राज्यों में फंसे हैं। ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के लिए 1000 बसों का प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बसों और ड्राइवरों का विवरण मांगा था, जिसके बाद सारी राजनीति शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मजदूरों को लेकर सियासत इस वक्त गर्म है। सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों को उनके गृह राज्य तक न पहुंचाने के लिए कांग्रेस योगी सरकार पर सीधा निशाना साध रही है। तो उधर योगी सरकार का दावा है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए वो लगातार काम कर रही है। इन सब के बीच एक तस्वीर और भी है। ट्रकों में भरकर श्रमिक घरों को लौट रहे हैं, जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। इन्हें न तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है और न ही मदद का वादा करने वाले सियासी दलों से। मजदूरों के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। यूपी के कुशीनगर की इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि मजदूर किस हाल में हैं। मुंबई से कितना किराया लगा एक आदमी का? 3500 रुपये एक आदमी किराया। कहीं रास्ते में कहीं जांच वोच हुई? जांच हम लोग करवा के आए मुंबई में। यहाँ कहीं रास्ते में नहीं बॉर्डर पे कहीं पुलिस रोकी कहीं पे कुछ? नहीं हम भरा गया बॉर्डर के लिए। कहाँ पे? यूपी में। क्या भरे बॉर्डर में? सबका नाम, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड। कहाँ से आ रहे हैं लोग? उल्लासनगर से कब चले? वो 15 तारीख को निकला है। शुक्र कहीं की जांच वोच हुई है? जांच हुई है कहीं मेडिकल की? उसका हो गया हमारे को वहाँ से हुआ। नहीं, रास्ते में कहीं नहीं मिले? नहीं कोई पुलिस वाले भी नहीं रोके? नहीं रोके थे, पुलिस वाले तो रोके थे कई जगह। लगाए ना उधर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो मानवता के लिए एक शर्म है, इंसानियत के लिए एक शर्म है और सियासत की बेशर्मी का उदाहरण है। और ये तस्वीरें केवल ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश से ही आ रही हैं, आप पूरे देश में देख लें, किसी भी राज्य को उठा लें, किसी भी राज्य की सीमा को उठा लें, आप देखेंगे कि मजदूरों का यही हाल है। तमाम लंबी लंबी सड़कें मजदूरों के पाँवों के छालों से इस वक्त पाटी जा रही हैं, मजदूरों के दर्द से इस वक्त भरी हुई हैं और सरकारें हैं कि आंखें बंद हैं। दावों का दौर शुरू है, वादों का दौर शुरू है। उधर मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर दिखी। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भीड़ लगाकर इकट्ठे हुए। बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के इरादे से यहाँ हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठे हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी को वहां से हटा तो दिया, लेकिन उनका दर्द कोई नहीं बांट सका। बांद्रा के साथ ही छत्रपति शिवाजी स्टेशन के बाहर भी प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए। खबरों के मुताबिक बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। हालांकि ट्रेन में केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया गया जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके बाद स्टेशन के बाहर भगदड़ जैसा माहौल बना। भीड़ जुटने की खबर मिलने पर पुलिस और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए।
सीधे लिए चलते हैं आपको बंगाल। सुपर साइक्लोन अम्फान लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इस तरह का सुपर साइक्लोन अपने पीछे भारी बर्बादी छोड़ जाता है। माना जा रहा है कि अम्फान तूफान साल 2014 में आए हुदहुद तूफान से भी काफी भयावह और विध्वंसक हो सकता है। हुदहुद ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश समेत कई मैदानी राज्यों में भी भयंकर तबाही मचाई थी। अम्फान के 19-20 मई को बंगाल और बांग्लादेश से टकराने की संभावना जताई गई है। सुपर साइक्लोन अम्फान 19 और 20 मई के दरमियान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट से टकराएगा। इसका असर गुरुवार तक रहेगा। जान माल के नुकसान रोकने के लिए एनडीआरएफ की 53 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही सेना और वायुसेना को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। तटीय गांव खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तूफान की तीव्रता को देखते हुए रेल और बस सेवाओं के रूट बदल दिए गए हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में 21 मई तक भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। Cyclone Amphan is a developing situation and it is most likely, as per the IMD report, to turn into a very severe cyclonic storm. As far as NDRF is concerned, in Orissa and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed, out of which 17 are in deployment right now, with 3 possible additions in West Bengal, and that will be 20 teams actively deployed and 17 teams on standby. मौसम विभाग और एनडीआरएफ के मुताबिक अम्फान को हल्के में आंकना महंगा साबित होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत बंगाल की खाड़ी में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का सामना कर रहा है। इस चक्रवात से कच्चे मकान, मकानों की कच्ची छतें, नारियल के पेड़, टेलीफोन और बिजली के खंभों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक एम महापात्र ने बताया कि 1999 में ओडिशा तट पर आए प्रचंड चक्रवाती तूफान के बाद ये उस श्रेणी का दूसरा तूफान है। उस तूफान में करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी। अम्फान के तट से टकराने के दौरान हवा की गति 195 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है और ये आबादी वाले इलाकों को प्रभावित करेगा। अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण और 24 उत्तरी परगना, हावड़ा में भारी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, भद्रक जैसे जिले में ये सुपर साइक्लोन भारी तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर जम्मू कश्मीर शासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए जारी होने वाले प्रमाण पत्र से लोगों को राज्य में नौकरी और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। नए डोमिसाइल नियमों से पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज के लोग, समुदाय से बाहर शादी करने वाली महिलाओं और गैर पंजीकृत प्रवासी कश्मीरियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने का नया नियम जारी हो गया है। नए नियमों के मुताबिक आवेदन करने के 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के वेतन से 50,000 रुपए काटे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में किसी भी श्रेणी की नौकरी के लिए यह सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। नए नियम के मुताबिक पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और जम्मू कश्मीर के बाहर विवाहित महिलाओं के बच्चों, राहत और पुनर्वास आयुक्त द्वारा पंजीकृत किए गए दूसरे राज्यों के लोग भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने के हकदार होंगे। एक कानून जिस प्रकार की व्यवस्था देश भर में थी, देश के प्रत्येक राज्य और यूटी में थी, जम्मू कश्मीर को उससे वंचित क्यों रखा गया? मुझे विश्वास है इतिहासकार और आने वाले समय में विश्लेषक इस प्रश्न को ढूंढेंगे और इसके जिम्मेवार लोगों की भी खोज करेंगे। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देखते देखते ये सारा कार्य हुआ है। कहीं हद तक, बहुत अधिक ना सी तो थोड़ा बहुत, हमें भी इस कार्य को संपन्न करने में अपना योगदान करने का परमात्मा ने अवसर दिया है।
जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के विभागों, पीएसयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र से मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों में 10 साल तक सेवा देने वाले अधिकारी और उनके बच्चे भी मूल निवासी प्रमाण पत्र ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे लोग, 7 साल तक पढ़ाई करने वाले या यहाँ के किसी स्कूल से 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले और उनके बच्चों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर ऐसे लोग जो अपनी नौकरी, व्यापार या पेशेवर कारणों से जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, उनके बच्चों को भी मूल निवासी माना जाएगा। किसी भी इलाके के तहसीलदार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार होगा। पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाला अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही 5 अगस्त को संसद में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया था। इस बिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर तालिबान ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में शामिल होने के सोशल मीडिया में चल रहे दावों का खंडन किया है। तालिबान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे पहले पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी ने ट्विटर पर एक बयान शेयर करके दावा किया था कि तालिबान कश्मीर में जारी आतंकवाद में शामिल होगा। तालिबान के बयान के बाद अब पाकिस्तानी दावे की हवा निकल गई है। काबुल और दिल्ली में तैनात राजनयिकों के मुताबिक इन पोस्ट के सामने आते ही भारत बैक चैनल से इनकी पुष्टि करने में जुट गया था, जिसके कारण तालिबान को अगले ही दिन बयान जारी कर स्पष्टीकरण देना पड़ा। भारत को बताया गया कि सोशल मीडिया पर आई पोस्ट फर्जी थी और इसमें तालिबान का पक्ष नहीं दर्शाया गया है। भारत को कश्मीर के मुद्दे पर तालिबान की तरफ से बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। तालिबान ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मुद्दा बताया है। इसके साथ ही तालिबान ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों को खारिज किया है कि वो कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद में शामिल हो सकता है। तालिबान ने साफ कहा है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। तालिबान की राजनीतिक शाखा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बताया कि तालिबान के कश्मीर के जिहाद में शामिल होने को लेकर मीडिया में प्रकाशित खबरें गलत और निराधार हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम पोस्ट देखने को मिल रही थी जिसमें दावा किया गया था कि तालिबान के प्रवक्ता जवीउल्लाह मुजैद ने कहा है कि भारत के साथ दोस्ती नामुमकिन है जब तक कश्मीर मुद्दा सुलझ नहीं जाता। पोस्ट में यह भी कहा जा रहा था कि तालिबान के प्रवक्ता काबुल में सत्ता हासिल करने के बाद कश्मीर को भी छीन लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर इन रिपोर्ट्स की सच्चाई जानने के लिए जब भारत ने तालिबान से संपर्क किया तो उसने ये स्पष्टीकरण जारी किया। भारत को बताया गया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे फर्जी हैं और तालिबान के पक्ष में नहीं दिखते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का वक्त नजदीक आने के साथ वहां के राजनीतिक समीकरण बेहद तेजी से बदल रहे हैं। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान लंबे वक्त तक पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस अफगानिस्तान मसले पर साथ दिख रहे हैं और अमेरिका के साथ गोलबंद हैं। भारत भी एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। तालिबान हमेशा से पाकिस्तान का करीबी रहा है। अगर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आता है तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह तालिबान शासन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं। अफगानिस्तान में भारत ने काफी निवेश भी किया है, उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत समेत 112 देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच को तैयार हो गया है। इस बीच संगठन प्रमुख टेड्रोस गैब्रियस ने सभी देशों से एजेंसी का वित्त पोषण जारी रखने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी की महामारी से निपटने की भूमिका पर जांच शुरू करेंगे। विश्व स्वास्थ्य सभा की 73वीं बैठक में कोरोना महामारी को लेकर WHO की प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर प्रस्ताव रखने के बाद उन्होंने भरोसा दिया कि WHO पर लग रहे आरोपों का बचाव करते हुए
उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि दुनिया को किसी अन्य तंत्र, समिति या संगठन की जरूरत नहीं है। WHO को मजबूती चाहिए, इसलिए उसका वित्त पोषण जरूरी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि अगर अगले 30 दिनों में संगठन कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो अमेरिका अपनी फंडिंग स्थायी रूप से रोक देगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर कई बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो WHO के काम से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन के प्रति पक्षपाती होने का भी आरोप लगाया था। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। उन्नीस मई बेहद अहम, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है ये दिन। 19 मई का दिन तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटीग्रेड पैमाने के विकास का दिन माना जाता है। साल 1743 में आज ही के दिन जॉन पियर क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड मापने की तापमान पैमाना विकसित किया था। और उधर भारत के शुरुआती उद्योगपतियों में से एक जमशेदजी नुसरवान जी टाटा का निधन साल 1904 में आज ही के दिन हुआ था। जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति और विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक भी थे। और बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड को 2 साल की सजा के बाद आज ही के दिन साल 1892 में जेल से रिहा किया गया था। उन्हें समलैंगिकता के अपराध में ये सजा सुनाई गई थी। उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता गैर कानूनी थी। आज देश की बात में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इसके अलावा आप अपना ख्याल भी रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लॉकडाउन 4 के दौरान भी आप ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। मानसिक तनाव से बचें। ये सारी उम्मीदों के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे। आज बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।